अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत पूर्वालोकन घटना चक्र सीरीज का मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण का थ्योरी सेक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर होगा ए 570 ईस्वी में। आप लोग अगर थ्योरी सेक्शन नहीं देखें हैं तो पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप थ्योरी सेक्शन पहले देख लीजिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि अभी सऊदी अरब में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल भी मक्का को माना गया है। अगला सवाल है, मक्का कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था मक्का में हुआ था, जो कि 570 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मौत 632 ईस्वी में हुई थी। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब शहर में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा अरब के द्वारा। अरब के द्वारा जो होता है सर्वप्रथम जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले का नाम इस देश के नाम पर भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने सबसे पहले इस देश को हिंदुस्तान कहकर बुलाया, और वहीं अगर यूनानियों की बात की जाए तो इसे इंडिया कहकर बुलाया। ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहकर सबसे पहले संबोधित किया गया, और यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया। और हिंदू शब्द का सबसे प्रथम उपयोग हिंद की जनता के संदर्भ में अरबों के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। थ्योरी सेक्शन अगर पढ़े होंगे तो सारा डिटेल आप लोग आसानी से क्वेश्चन लगा पा रहे हो। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात की जाए तो सफल आक्रमण की बात की जाए तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इराक के जो तत्कालिक गवर्नर थे अल हिलाल, उनके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उनका दामाद थे, उनके नेतृत्व में यह युद्ध 712 ईस्वी में सिंध के तत्कालिक राजा थे राजा दाहिर, उन पर विजय प्राप्त किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इराक के जो तत्कालिक गवर्नर थे, वो अल हिलाल के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किए थे, और सिंध के तत्कालिक राजा दाहिर थे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसका सही आंसर होगा सी अरब देश के। भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण थे वो अरब देश से थे, वो इराक से आया था।
मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही आंसर होगा अरब देश से। इराक का था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक राजा अल हजाद का भतीजा या दामाद दोनों था। आप लोग पहले ही डिस्कशन में हम बता चुके हैं। इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? याद करिए, थ्योरी सेक्शन में हमने बहुत बार रिपीट किया था कि गजनी राजवंश का संस्थापक जो था अल्पतगीन था। इसका सही आंसर होगा ए, अल्पतगीन। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन थे। गजनी वंश का अन्य नाम जो कि यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदूकुश पर्वतमाला तक था। कथन और कारण दिया हुआ। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। वह भारत पर अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अस्थायी स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि वह भारत सिर्फ लूटपाट और अपने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए कथन है, परंतु आर गलत है। ए सही है, परंतु आर गलत है। आंसर इज सी। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, विद्याधर। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वो विद्याधर था। महमूद गजनवी को चंदेल का प्रथम आक्रमण जो 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था, उस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर ने महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेले ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखों के अनुसार उसके तत्कालिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राजपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राजपाल ने मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राजपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 12वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तवी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तवी अलबर्नी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों के कलाकारों के सम्मान करता था। उसे अपने महान विद्वानों को गजनी एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार की बात करें तो उत्तवी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके द्वारा दरबार से संबंधित था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, महमूद गजनवी। शाहनामा के लेखक जो फरिश्ता के दरबार से संबंधित था, महमूद गजनवी वंश से संबंधित है। ये यूपीपीसीएस का सवाल था, जिसमें कि इसका आंसर गलत बताया गया था। शाहनामा के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका सही आंसर होगा सी, अल-बिरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था, जो कि 11वें शताब्दी में
जो कि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी और अलबुर्नी एक इतिहासकार ही नहीं, उसको दर्शन शास्त्र, ज्ञान शास्त्र और गणित शास्त्र में भी रुचि था। और अलबुर्नी का जो जन्म हुआ था वो 973 ईस्वी में खीवा, प्राचीन खारिज देश में रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबुर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, अलबुर्नी। अलबुर्नी भारत में आया था, इसका सही आंसर होगा सी, 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, अलबुर्नी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबुर्नी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ समय पर जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी बिल्कुल सही है, वह संस्कृत में भी विद्वान था, उसका ग्रंथ समय पर जीवंत भारत को प्रभावित था, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल गलत है। और प्रश्न कह रहा है कौन सा सही नहीं है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भीमदेव ने। महमूद गजनवी जो कि जब 25वीं बार आक्रमण 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उस समय के तत्कालिक राजा थे भीमदेव। भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, झारखंड पीसीएस में मेंस में ये पूछा गया सवाल था। वहाँ के शासक भीमदेव प्रथम 1026 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, उस समय तत्कालिक जो थे भीमदेव प्रथम थे। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौटा। महमूद जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका सही आंसर होगा बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक चांदी का सिक्का निर्गत कराया था। दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित था, जिसमें कि एक तरफ अरबी भाषा तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यतमेकम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यत्यम नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संबतो 418। चांदी के इस सिक्के का दिरहम का वजन 3 ग्राम था। याद रखिएगा, हो सकता है ये पीसीएस में पूछ लिया जाए। निम्न में से मध्य एशिया का किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी जो कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी तक साम्राज्य विस्तार और पूर्व विजित राज रक्षा के भारत को चढ़ाई करता रहा। 1175 से 76 ईस्वी तक मुल्तान के अक्ष पर आक्रमण किए। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम युद्ध होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। यद्यपि तराइन की दूसरी युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और उसके साथ ही केंद्रीय मुस्लिम
मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था, जो कि वर्ष 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय दोनों एक ही हैं। अपनी योग और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पार्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त करके गौरी का भारत पर यह पहली पराजय था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद के द्वारा। जयचंद जो है चंदावर के दूसरी युद्ध में मोहम्मद गौरी से परास्त हो गया था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, जयचंद के द्वारा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, उसी समय से भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। निम्नलिखित नामों में से काल अनुक्रमण व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के बाद चंगेज खां और तैमूर। तो इसके लिए सन 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में से सन 1905 ईस्वी तक यह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहता था। जब 1221 ईस्वी में खारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा, सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के बीजों के बाद शीघ्र उत्तर भारत में उक्ता प्रथा स्थापित किया गया। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों पर प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक उत्तरी भारत तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस कर दिया था, जो कि बंगाल के राजा तत्कालिक थे लक्ष्मण सिंह, जो कि बिना युद्ध किए ही भाग गए थे। बख्तियार खिलजी 1193 से
2 के मध्य में बिहार पर विजय तथा नालंदा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। 1198 से 1203 के मध्य बंगाल का आक्रमण किया। उस समय शासक जो थे लक्ष्मण सेन थे, वो बिना युद्ध के ही तुर्की सेना वे भाग निकले। तुर्की सेना राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट किया और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली। वहीं कुछ समय बाद शासनकर्ता इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? इसका सही आंसर होगा ए, बख्तियार खिलजी के द्वारा। कथन और कारण दिया। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। भारत पर राजनीतिक एकता नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में राजनीतिक एकता नहीं था, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों कथन सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या भी है। रेशम बुनकरों की श्रेणी में जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? इसका सही आंसर होगा ए, दशापुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से भारत पर मुस्लिम आक्रमण समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन लगाएंगे, इसके बाद ही हम लोग इसका MCQ करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।